हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से हम लोग आज के इस वीडियो में 50 प्रश्न पूरे करने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको 100 सवाल करवाऊंगा, 50 इस पार्ट 1 में और 50 अगले वाले पार्ट 2 में। पदार्थ चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तत्व यौगिक मिश्रण चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इन सारे का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाएंगे ऐप पर और ऐप के अंदर इस फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा और आप इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने किस अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो हमारे भारत के दार्शनिक हुआ करते थे महर्षि कणाद। इन्होंने कहा था यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण जो है प्राप्त होते जाएंगे। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः हम विभाजित नहीं कर पाएंगे, यानी जो सबसे अंत में हमें कण प्राप्त होगा वो सूक्ष्मतम कण होगा, उससे और सूक्ष्म कणों में हम उससे विभाजित नहीं कर पाएंगे। वो जो सूक्ष्मतम कण होगा उसे इन्होंने कहा था परमाणु, यानी परमाणु को सूक्ष्मतम कण कहा था जिसे हम और सूक्ष्म कणों में नहीं तोड़ सकते हैं, यानी परमाणु जो है वो अविभाज्य है। तो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण का अस्तित्व, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था? यदि हम पदार्थ को विभाजित करते हैं जाएं तो हमें छोटे छोटे कण जो है प्राप्त होते जाएंगे। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः हम लोग और सूक्ष्म कणों में नहीं तोड़ पाएंगे। तो वो जो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होगा उसे इन्होंने कहा था परमाणु। महर्षि कणाद द्वारा बताए गए अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या नाम दिया गया? तो कहा गया परमाणु। पकुधा कात्यायाम ने कणों के बारे में क्या कहा था? कणों के बारे में क्या कहा था? ये जो कण है ये परमाणु है। इनके बारे में इन्होंने कहा था कि जो परमाणु होते हैं संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप देते हैं वे संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देख लो, तो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा। फिर पकुधा कात्यायाम आते हैं, इन्होंने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया, यानी इनका भी यही कहना था। साथ में इन्होंने ये चीज कहा कि ये जो कण होते हैं यानी कि जो परमाणु होते हैं संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 9 का कटआउट है। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने क्या सुझाव दिया था? द्रव्य को विभाजित करने पर अविभाज्य कण प्राप्त होंगे। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनका भी यही कहना था जो महर्षि कणाद ने कहा, जो पकुधा कात्यायाम ने कहा, इनका भी यही कहना था। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु शब्द किसने दिया? परमाणु शब्द जो है ये किसने दिया? तो आपका आंसर डेमोक्रिटस होगा। अभी कुछ ही दिन पहले बीपीएससी एएसओ का एग्जाम हुआ था, और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2018 में कि परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया, परमाणु की खोज किसने की, परमाणु शब्द किसने दिया। ये सब अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा डेमोक्रिटस, राइट, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया था? परमाणु ही इन्होंने भी कहा था। रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम। रासायनिक संयोजन के नियम कहने का मतलब ये हुआ कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब पदार्थ केमिकली कंबाइन करते हैं, उस समय ये नियम लागू होता है। तो रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं और इस नियम को देने का काम जो है लेवोजियर और जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो दो नियम है उसमें से एक नियम दिया था लेवोजियर ने और दूसरा जोसेफ प्राउस्ट ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो रासायनिक संयोजन के दो नियम है, रासायनिक संयोजन के जो दो नियम है उसमें से एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो दिया था लेवोजियर ने। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, रासायनिक संयोजन के दो नियम, जिसमें से एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अब क्या कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट। जैसे कि मान लीजिए कि A है और B है, ये मिल करके P उत्पाद बनाते हैं। मान लीजिए कि A जो है 1 ग्राम है, B का 2 ग्राम है, तो जो उत्पाद बनेगा वो 3 ग्राम बनेगा। यही है रासायनिक संयोजन का नियम कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। द्रव्यमान का ना तो सृजन होगा, ना तो एक्स्ट्रा मास बनेगा और ना ही किसी मास का ह्रास होगा। ठीक, टोटल मास जो अभिक्रिया करते हैं उतना ही मास का उत्पाद बनेगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रासायनिक संयोजन के दो नियम। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया था लेवोजियर ने। दूसरा नियम निश्चित अनुपात का नियम, इसी को स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं, यह दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग जे प्राउस्ट भी बोलते हैं। सिंपली प्राउस्ट भी लिख करके आपके एग्जाम में आता है, ज्यादातर तो प्राउस्ट ही लिख करके केवल आता है। जे प्राउस्ट यानी कि जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने दिया था निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्व किस प्रकार उपस्थित होते हैं? निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? हम जानते हैं कि यौगिक का निर्माण जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के होता है। यौगिक का निर्माण जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से होता है। मिलते भी कैसे हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। लेकिन ये जो तत्व होते हैं ना, वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। द्रव्यमान के निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे हमें मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व मिलकर के यौगिक जल का निर्माण करते हैं। अब ये जल का निर्माण तभी होगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो द्रव्यमान का रेशियो होगा ये 1:8 का होगा। यानी जितना आप हाइड्रोजन का द्रव्यमान लेंगे उसका 8 गुना आपको ऑक्सीजन का द्रव्यमान लेना पड़ेगा, तब जाकर के जल जो है आपको मिलेगा। तो यही है निश्चित अनुपात का नियम कि यौगिक में जो तत्व उपस्थित होते हैं वो निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात सदैव कितना होता है? जब भी आप जल को प्राप्त करेंगे, चाहे किसी भी सोर्स से, आप देखेंगे कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो द्रव्यमान का रेशियो है वो 1:8 का है। तो यौगिक में जो तत्व उपस्थित होते हैं वो निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। इसी को कहा जाता है निश्चित अनुपात का नियम, जो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। राइट। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? अब हम बात करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया बना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो जब भी अमोनिया बनेगा या कहीं से भी आप अमोनिया को प्राप्त करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो रेशियो है उसके मास का वो होगा 14:3। हमेशा यही चीज होगा। अमोनिया एक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों तत्व हैं जो द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1808 में परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ये आपसे ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत जो है 1808 में दिया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न और नष्ट हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न और नष्ट नहीं हो सकते हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण समान होता है। सभी तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण समान होते हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या अनिश्चित होती है, गलत हो जाएगा। जस्ट हम लोगों ने देखा किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है। जैसे जल की हम बात करेंगे तो जब भी आप जल को प्राप्त करेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है यही आपको मिलेंगे, और दो हाइड्रोजन के परमाणु पर एक ऑक्सीजन जो है आपको मिलेगा, यानी कि एटम का रेशियो 2:1 होगा। परमाणु रासायनिक गुणधर्म नहीं दर्शाते, ये गलत हो जाएगा। परमाणु ही है जो रासायनिक गुणधर्म को दर्शाते हैं। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार व्यवहार करते हैं? परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार व्यवहार करते हैं? परमाणु न तो सृजित होते हैं न ही विनष्ट होते हैं, यानी कि न ही इनका विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने देखा कि
टोटल जो अभिकारक है उसका जो कुल द्रव्यमान है वही उत्पाद का टोटल मास हो जाएगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान एक्स्ट्रा बनता है और ना ही किसी द्रव्यमान का ह्रास होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसलिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं वो एटम्स करते हैं। देखो डाल्टन ने कहा था पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु है। डाल्टन ने कहा था कि जो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है वो अविभाज्य है। पदार्थ का जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है वो है एटम, है ना, यानी कि परमाणु। और इन्होंने कहा था कि चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सब जो है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने कहा था कि जो ये एटम्स जो होते हैं ना, यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एटम्स ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ये दोनों एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है जल बनता है। तो इन्होंने कहा कि एटम्स ही है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इन्होंने कहा ये जो एटम्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में ना तो एक्स्ट्रा बनते हैं और ना ही इनका विनाश होता है, राइट। जैसे यहाँ पर देखो आप, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आपने सुना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा कहा जाता है कि संतुलित करके लिखिए। क्यों? ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम अच्छे से लागू हो पाए। तो यहाँ पर हम इसको संतुलित करेंगे तो ये मिलेगा। अब देखो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो जो उत्पाद बनेगा उसमें 4 हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे। 2 ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्ट करे थे रिएक्शन में, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स ही आपको दिखेंगे। तो एक भी एटम आपको उत्पाद में एक्स्ट्रा जो है बनता हुआ नहीं दिखेगा और ना ही किसी भी एटम का जो है ह्रास आपको होता हुआ दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखते समय जो है उसको संतुलित करके लिखना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना चाहिए, ताकि डाल्टन का ये जो सिद्धांत है, ये जो बात डाल्टन ने कही थी, ये अच्छे से लागू हो पाए और जो लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था वो सही से लागू हो पाए। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के बारे में डाल्टन का क्या कहना था? देखो डाल्टन ने कहा था कि एक तत्व के जो परमाणु होते हैं, कोई तत्व है, इस तत्व में बहुत सारे परमाणु होंगे। ये सारे परमाणु जो होते हैं इनका द्रव्यमान एक जैसा ही होता है और इनके जो गुणधर्म होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। लेकिन अलग अलग तत्व के जो परमाणु होंगे उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा और उनके गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए कोई तत्व, जैसे मान लीजिए कि आयरन है और जैसे मान लीजिए कॉपर है। भाई आयरन तत्व में आयरन के बहुत सारे परमाणु होंगे, कॉपर तत्व में कॉपर के बहुत सारे परमाणु होंगे। आयरन के सारे परमाणु जो होंगे उनका रासायनिक गुणधर्म एक जैसा होगा, परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होगा। कॉपर में जो बहुत सारे परमाणु हैं उन सारे का परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणधर्म जो है वो एक जैसे होंगे। लेकिन हम आयरन और कॉपर के परमाणुओं को देखें तो इन दोनों को अगर हम देखें एक साथ तो इनके गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होंगे। यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के बारे में डाल्टन का क्या कथन था। तो भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और गुणधर्म अलग अलग होते हैं। सभी तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान समान होता है नहीं, एक तत्व के जितने परमाणु होंगे उनका परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होगा। डाल्टन के अनुसार किसी यौगिक का निर्माण कैसे होता है? तो डाल्टन के अनुसार किसी यौगिक का निर्माण कुछ ऐसे होता है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के छोटे छोटे पूर्ण संख्यात्मक अनुपात में संयोग से। यौगिक में आप 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व देखेंगे, है ना। और यौगिक बनता है केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन में एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं और जो एटम्स होते हैं वो छोटे छोटे पूर्ण संख्यात्मक अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे कि जल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का जो रेशियो है ये 2:1 है। तो ऐसे ही छोटे छोटे जो है पूर्ण संख्यात्मक अनुपात में संयोग से बनते हैं। तो देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य यानी कि पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने देखो क्या सब कहा था कि जितने भी पदार्थ होते हैं परमाणुओं से बनते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये चीज मैंने आपसे कहा था कि जितने भी पदार्थ होते हैं एटम से बनते हैं और यही वो एटम्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। ये रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही इनका विनाश होता है, ना तो ये रिएक्शन में खत्म होंगे और ना ही बनेंगे। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं इनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। लेकिन अलग अलग तत्व होंगे तो उनके परमाणुओं के बीच में
जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें अंतर देखने को मिलेगा और द्रव्यमान में भी अंतर देखने को मिलेगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, है ना। तो यौगिक का निर्माण जो है अलग अलग तत्वों के रासायनिक संयोजन से होता है ना। रासायनिक संयोजन से होता है। तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, जो मैंने आपको यहां पर बताया। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, है ना। जैसे जब भी आप अमोनिया बनाएंगे तो अमोनिया में निश्चित रूप से, अमोनिया को बनाने के लिए निश्चित रूप से आप हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही लेंगे, ठीक है। तो जो तत्व का प्रकार है वो निश्चित है और हमेशा हमेशा आप एटम का रेशियो 1:3 के रूप में ही लेंगे। एक नाइट्रोजन पर आपको 3 हाइड्रोजन एटम लेना पड़ेगा, यही चीज आपसे कहा गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में मिलकर जल बनाते हैं। यदि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली जाए तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा। तो यहां पर साफ साफ आपको पता चल रहा है कि अगर हम जितना हम हाइड्रोजन का मास लेंगे उसका 8 गुना जो ऑक्सीजन का मास होना चाहिए। तो अगर यहां पर 3 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है इसका 8 गुना होना चाहिए, यानी कि 24 ग्राम। बहुत ही सिंपल। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, जो लेवोजियर ने दिया था, कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है ना ही विनाश होता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हर एटम्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। एटम्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में और एटम्स के पास अपना कुछ मास होता है। डाल्टन ने कहा कि भाई ना तो एटम का सृजन होता है ना ही विनाश होता है। अगर एटम का ना तो सृजन हुआ ना ही एटम बना एक्स्ट्रा, ना ही उसका विनाश हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि जो द्रव्यमान है ना उसका सृजन हुआ ना ही उसका विनाश हुआ। अगर मान लीजिए 4 एटम का विनाश हो जाता तो 4 एटम का जो द्रव्यमान होगा उसका ह्रास हो जाएगा। 4 एक्स्ट्रा एटम मान लो किसी तत्व का बन जाता तो उस 4 एटम के कारण जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन एटम का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है, इसलिए द्रव्यमान जो है संरक्षित रहता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में न तो नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा डाल्टन ने कहा था, जो इसको सेटिस्फाई करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या किस प्रकार करता है। देखो, डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था ना, वो अच्छे से व्याख्या करता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को और निश्चित अनुपात के नियम को, यानी कि स्थिर अनुपात के नियम को। तो किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। निश्चित अनुपात का नियम क्या था? यही तो था कि तत्व जो है हमेशा निश्चित द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जो है संयोग करते हैं। और डाल्टन ने अपने सिद्धांत में यह कहा था, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको अमोनिया का एग्जांपल लेकर बताया कि जब भी अमोनिया बनेगा तो उसमें आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही लेना पड़ेगा। वहां पर आप क्या करेंगे कि एक नाइट्रोजन का एटम लेंगे तो 3 आपको हाइड्रोजन का एटम लेना पड़ेगा। तो एक नाइट्रोजन का अपना कुछ द्रव्यमान होगा और 3 हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा, यानी कि द्रव्यमान का रेशियो 14:3, एटम का रेशियो 1:3। तो ये डाल्टन ने अपने सिद्धांत में कहा था और निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। तो डाल्टन के सिद्धांत में ये जो लाइन है ये इस नियम को सेटिस्फाई करता है। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। मापने को तो एंगस्ट्रम भी माप सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि किस में मापा जाता है। तो नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो है 10⁻⁻10 मीटर होती है। डाल्टन किस बात के लिए जाने जाते हैं? देखो, तत्वों का जो अप्रतीक देखते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। स्टार्टिंग में ये जो प्रतीक है ये वाला नहीं, लेकिन प्रतीक की मैं बात कर रहा हूं, सिंबल की मैं बात कर रहा हूं। प्रतीक देने का काम जो है डाल्टन ने ही किया था। तत्वों के प्रतीकों का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डाल्टन ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व का प्रतीक दिया था, लेकिन इनका जो प्रतीक था वो किसी काम का नहीं है, इसका यूज जो है नहीं किया गया कभी भी। तत्वों के प्रतीकों का आधुनिक स्वरूप किसने सुझाया? तो बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने कहा था कि तत्वों का जो प्रतीक है हम तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षर से बना सकते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन तत्व का जो नाम है, इसमें जो H है यहां से हम लोगों ने हाइड्रोजन का जो है सिंबल बना लिया है। जैसे कि हम बात करते हैं यहां पर कैल्शियम की, ये कैल्शियम तत्व का नाम है।
तो हमने इसका प्रतीक जो है Ca बना लिया, मतलब कैपिटल C नाम का पहला अक्षर उठाया और दूसरा अक्षर उठाया। तो बर्जीलियस ने कहा था कि तत्व का प्रतीक हम कैसे बनाएंगे, जो नाम होगा इस उसके एक या दो अक्षर से। हमेशा आप तत्व का जो प्रतीक देखेंगे या तो उसमें एक अक्षर होगा या फिर उसमें दो अक्षर होगा, है ना। अगर एक अक्षर है तो यूजुअली हम लोग पहला जो लेटर है वो उठाते हैं, अगर दो अक्षर है तो हम लोग पहला लेटर तो उठाते हैं और बाद का कोई एक लेटर उठाते हैं। हमेशा आप पहला लेटर जो है कैपिटल में लिखेंगे, अपर केस में लिखेंगे, और दूसरा जो है लोअर केस में लिखेंगे। कॉपर नाम की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है? कई सारे तत्व हैं जिनका जो नाम है वो रखा गया है पहली बार वो जहां मिले थे उस स्थान के आधार पर। तो कॉपर को पहली बार प्राप्त किया गया था साइप्रस से, तो साइप्रस से ये नाम जो है कॉपर आया है। गोल्ड का नाम अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है? सवाल पूछने का तरीका जो है यहां पर गलत है। गोल्ड जो नाम है ये इंग्लिश के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ पीला होता है। गोल्ड पीला शब्द से नहीं लिया गया है। गोल्ड इंग्लिश के जिस वर्ड से लिया गया है ना, उस वर्ड का मीनिंग होता है येलो। ये एक्चुअल में सवाल होना चाहिए था, तो इसको छोड़ दो आप। ठीक, मैंने आपको बता दिया। गोल्ड इंग्लिश के जिस वर्ड से लिया गया है, ये जो गोल्ड नाम है इंग्लिश के जिस वर्ड से लिया गया है उस इंग्लिश वर्ड का मतलब होता है पीला। IUPAC का मुख्य कार्य क्या है? देखो, IUPAC का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका काम क्या है? वैज्ञानिकों का एक संस्था है IUPAC। इसका काम है तत्वों का नाम देना, तत्वों का प्रतीक देना। मान लीजिए कोई नया तत्व खोजा गया, उसका नाम क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा, और मात्राओं को स्वीकृति देना। जो भी आप मात्राएं देखते हैं, मीटर है ना, किलोग्राम, ये इन सारे को जो है स्वीकृति देना। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों के प्रतीकों को लिखने का सही नियम क्या है? तो पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? क्लोरीन, ये क्लोरीन नाम है, इसका रासायनिक प्रतीक जो है कैसे बनाया गया? नाम के एक या दो अक्षर से बनाया जाता है। पहला अक्षर बड़ा होता है, दूसरा अक्षर छोटा होता है। तो क्लोरीन का सिंबल जो है वो होता है C। पहले अक्षर को उठाया गया है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और बाद के किसी एक अक्षर को लिया जाता है, तो यहां पर जो है जो तीसरा अक्षर है उसको लिया जाता है, तो क्लोरीन Cl। कोबाल्ट की अगर हम बात करते हैं, ये कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट का सिंबल होता है CO। पहला अक्षर उठाया गया है और दूसरा अक्षर उठाया गया है, ये कोबाल्ट है। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में और दूसरा स्मॉल लेटर में है। ऐसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये है कैल्शियम। सिंबल होता है Ca। पहला लेटर को उठाया गया जो कि कैपिटल होगा और दूसरा जो है उठाया गया A जो कि स्मॉल होगा। लौह का प्रतीक Fe है, किस भाषा के नाम से उत्पन्न हुआ है? देखो, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनका सिंबल जो है उसके अंग्रेजी नाम से लिया गया है, कुछ के लैटिन नाम से लिया गया है, कुछ के ग्रीक नाम से लिया गया है, कुछ के जर्मन नाम से लिया गया है। जैसे आयरन जो है ये तो अंग्रेजी नाम है, लेकिन इसका लैटिन नाम जो है वो फेरम होता है, और इस फेरम नाम से सिंबल Fe लिया गया है ना। ये जो फेरम नाम है इसका पहला अक्षर उठाया गया है और दूसरा अक्षर उठाया गया है, तो लैटिन नाम। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सोडियम ये इंग्लिश नाम है, लेकिन इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम होता है, और यहां से Na को उठाया गया है और सोडियम का सिंबल बनाया गया, इसलिए सोडियम का सिंबल हम लोग Na लिखते हैं, नेट्रियम। ऐसे ही पोटेशियम, जो ये पोटेशियम है इसका सिंबल हम लोग K लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है कैलियम, और यहां से K उठाया गया है सिंबल के रूप में। तो कुछ तत्व, अधिकांश तत्व तो ऐसे हैं जिनका सिंबल बनाया गया उसके इंग्लिश नाम से, कुछ के लैटिन नाम से, कुछ के ग्रीक, कुछ के जर्मन नाम से। कैलियम, बी हमारा राइट आंसर। यहां पर देख सकते हो तत्व के नाम और उनके प्रतीक, ये सारे आपको कंठस्थ होने चाहिए। इसके बिना आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। ये सारे जो है आपके कंठस्थ जो है होने चाहिए। एल्यूमिनियम है, आर्गन है, बेरियम है, बोरोन है, ब्रोमीन है, कैल्शियम है, कार्बन है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, सीसा, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम, जिंक, ये सारे जो है सिंबल आपको कंठस्थ करने होंगे।
परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 1961 में किस समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया? देखो जितने भी परमाणु हैं सबके पास अपना कुछ वास्तविक द्रव्यमान है, लेकिन वास्तविक द्रव्यमान को ज्ञात करना जो है बड़ा ही ज्ञात करना, उसको याद करना बड़ा ही मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान जो है ज्ञात करते हैं। सापेक्ष द्रव्यमान, अब सापेक्ष आया मतलब हम किसी न किसी के मास से कंपेयर करेंगे, हम किसी न किसी के मास से कंपेयर करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बन 12 है, कार्बन के कई सारे समस्थानिक होते हैं जिसमें से एक कार्बन 12 होता है। इस कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान है, कार्बन तत्व को आप देखेंगे तो उनमें कई सारे आपको परमाणु दिखेंगे, उसमें से कुछ परमाणु आपको कार्बन 12 दिखेंगे और हर परमाणु का अपना क्या है, कुछ द्रव्यमान होता है, डाल्टन ने भी कहा था। तो कार्बन 12, एक कार्बन 12 का जो अपना द्रव्यमान है, यानी कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान है उसका जो 12वां भाग है, इसे कहा जाता है एक एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसी को एक यूनिफाइड मास बोलते हैं। कार्बन 12, एक कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान का जो 12वां भाग होता है उसे हम लोग 1 mu या फिर 1 u कहते हैं। और इसी से तुलना करके हम लोग सारे ही परमाणु द्रव्यमान को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हम लोग 40 u बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 40 गुने में 1 u, यानी कि जो कैल्शियम का एक परमाणु है वो इसका 40 गुना है। तो ये क्या है, वास्तविक द्रव्यमान नहीं है, ये सापेक्ष द्रव्यमान है। हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। तराजू है जिसके एक पल्ला पर हम लोगों ने एक कैल्शियम का एटम रखा है, दूसरे पल्ला पर हम लोगों ने 40 कार्बन 12 के 12वें, मान लो कि हमने इसका एक बाट बना लिया है, ये एक बाट है। तो कार्बन का एक एटम लेंगे, तराजू के एक पल्ले पर डालेंगे और दूसरे पल्ले पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बाट जो है हम लोग 40 टोटल संख्या में डालेंगे। जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। जैसे आप याद करते हो मैग्नीशियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 24 है। इसका मतलब क्या हुआ, 24 u, यानी कार्बन 12 का जो 12वां भाग है उसका जो द्रव्यमान है उसका 24 गुना जो है मैग्नीशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान है। यही होता है 1 mu। और इसका जो, चलो आगे सवाल है ही, देख लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान का कौन सा भाग मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया गया है? तो यह 1/12। कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान है उसका 12वां भाग जो है, इसी को जो है मानक संदर्भ, मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई है ना, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में जो स्वीकारा गया है, एटॉमिक मास यूनिट के रूप में लिया गया है। अब देखो ये जो एक AMU होता है या फिर एक यूनिफाइड मास जो होता है, अब हम लोग AMU का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूनिफाइड मास का इस्तेमाल करते हैं। इसका डायरेक्ट जो है मान पूछा जाता है एग्जाम में, 1.66 × 10⁻⁻27 kg। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम में पूछा जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा, यहां पर ग्राम कर दो, के हटा करके, यानी 1000 से आप गुना कर देंगे। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान निम्न में से कौन सा होता है? डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 35.5 u। निम्न में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक है? सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान जो है किस तत्व का है? देखो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है ये 16 u होता है, सोडियम का 23 u होता है, कैल्शियम का 40 u होता है और सल्फर का 32 u होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक है कैल्शियम का, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 14, 16 इसको हम और छोटा कर सकते हैं तो 7, 8 हो जाएगा 2 से काटने के बाद, 14:16। यदि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 24 u है तो वह कौन सा तत्व होगा? मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का जस्ट आपने देखा 35.5 होता है और कार्बन का 12 होता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे 24 u है तो 24 इंटू में 1 u हो जाएगा और 1 u का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये वास्तविक द्रव्यमान निकल करके आएगा
मैग्नीशियम के एक एटम का। लेकिन हम लोग वास्तविक द्रव्यमान जो है नहीं निकालते हैं, नहीं याद करते, हम लोग सापेक्ष द्रव्यमान ही याद करते हैं। कॉलम 1 में तत्व दिए गए हैं, कॉलम 2 में जो है परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, सही मिलान करना है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 12 होता है, तो 1 के साथ बी जाना चाहिए। 1 के साथ बी जो है केवल ऑप्शन ए में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ये सारे कट जाएंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 के साथ ए जाना चाहिए। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, 3 के साथ डी जाना चाहिए। क्लोरीन का 35.5 होता है, 4 के साथ सी जाना चाहिए। तो परमाणु द्रव्यमान जो है कम से कम जो है आपको कैल्शियम तक जो है अच्छे से याद करना है, यानी कि एटॉमिक नंबर 20 तक जो है याद रखना होगा। ये एनसीईआरटी का कटआउट है, ये तो आपको अच्छे से कंठस्थ करना ही है, लेकिन आप कैल्शियम तक यानी एटॉमिक नंबर 20 तक जो है सारे परमाणु द्रव्यमान जो है रट कर रखिए, ये आप पढ़ सकते हो। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में क्यों अस्तित्व में नहीं रह पाते? देखो, परमाणु जो है सूक्ष्मतम कण है पदार्थ का, लेकिन जो परमाणु है ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कुछ को अगर आप छोड़ देते हैं, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सारे जो है एटम के फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में रह लेते हैं। लेकिन अधिकांश तत्व के जो परमाणु होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो फ्री स्टेट में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करके क्या करेंगे, वो अणु बना लेंगे या फिर आयन बना लेंगे। परमाणु जो है आपस में मिलकर अणु या आयन बना लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन परमाणु जो है कभी भी इस O के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये तुरंत O2 के फॉर्म में कंबाइन करके तुरंत जो है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके O2 बना लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन, ये N एटॉमिक फॉर्म में रहना पसंद नहीं है, तो ये जो है N2 बना लेते हैं। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है, ये सब क्या है, अणु है, ये सब तत्व के अणु है। अणु को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सके। ये याद रखिएगा, ये भी क्या है, सूक्ष्मतम कण है, और परमाणु भी क्या है, सूक्ष्मतम कण है। लेकिन परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं, लेकिन जो अणु होते हैं ये तत्व या यौगिक के वो सूक्ष्मतम कण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। ठीक है, ये रह सकते हैं। अणु सामान्यतः किनके समूह से बनता है? देखो, अणु जो है हमेशा 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से बनता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा हो। जैसे हमने बात किया अभी O2, ये अपने आप में अणु है, तो इसमें देखो ऑक्सीजन के बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो अणु बनते हैं एटम के ग्रुप से। अणु जो है ये बनते हैं परमाणु के समूह से। जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को उसमें आकर्षित करते हैं, उनके बीच में बॉन्ड होता है, तभी जाकर के वो ग्रुप फॉर्म हो पाता है। जैसे नाइट्रोजन में N2 है, तो दो नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। तो ऐसे ही जो अणु है ये परमाणुओं का समूह होता है, उनके बीच में बॉन्ड होता है, एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है, जिससे वो एक दूसरे को आकर्षण बल से जो है बांधे रखते हैं। तत्व का अणु किससे निर्मित होता है? अगर आप ऐसे अणु को देखते हैं जिसमें आपको एक ही प्रकार के परमाणु दिखते हैं, उससे हम लोग तत्व का अणु बोलते हैं, समान प्रकार के परमाणुओं से। जैसे यहां पर देखो आप नाइट्रोजन आपने देखा, इसमें देखो नाइट्रोजन के ही दोनों एटम्स है, तो हम बोलेंगे तत्व के अणु हैं। तत्व के अणु भी हो सकते हैं, यौगिक के भी अणु हो सकते हैं, लेकिन तत्व के अणु होंगे तो उसमें आपको एक ही प्रकार के परमाणु दिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ये तत्व का अणु है। जैसे कि ओजोन, दोनों में जो है तीनों एटम्स ऑक्सीजन के ही हैं, तो हम बोलेंगे कि ये अपने आप में तत्व का अणु है। ऐसे ही हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सारे जो है तत्व के अणु कहलाएंगे। ये सब ऐसे अणु हैं जिसमें केवल एक ही परमाणु है, मतलब अपने आप में ये सारे जो है एटम्स भी हैं, और आप इसको जो है मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, अणु भी बोल सकते हो, तत्व के अणु आप इसको बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये जल है, अब ये जो जल है इसमें देखो 2 अलग अलग प्रकार के तत्व के परमाणु हैं, तो ये तत्व के अणु नहीं कहलाएंगे, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल कहलाएंगे, यानी कि यौगिक के अणु कहलाएंगे। ठीक है, ये आपके कहलाएंगे कंपाउंड के मॉलिक्यूल। आर्गन और हीलियम के अणु कैसे होते हैं? तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है,
क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये सारे के सारे जो है एटम्स भी हैं। इसको आप परमाणु भी बोल सकते हो और इसको आप अणु भी बोल सकते हो। यानी ये वो अणु है जिसमें एक ही एटम है। ऐसे अणु को हम लोग एक परमाणु अणु बोलते हैं। 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना अणु कहलाता है। ये अगर आप अणु देखते हैं, ओजोन का एक अणु देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो एक ही जैसे परमाणु है तो हम इसे तत्व का अणु बोलेंगे। और इसके एक अणु में 3 परमाणु हैं तो हम बोलेंगे कि ये 3 परमाणु अणु है, तो हम इसे ओजोन बोलते हैं। तो यहां पर देखो ये सारे अधातु हैं, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम और ये सारे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे जो हैं एक परमाणु के, यानी एक अणु में एक परमाणु। ऑक्सीजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, तो इन सारे के एक अणु में जो है 2 परमाणु आपको दिखेंगे। जैसे क्लोरीन है, ये Cl2 के फॉर्म में होता है, एक अणु में 2 परमाणु है। फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो ये P4 होता है और सल्फर की बात करते हैं तो S8 होता है। फास्फोरस चतुर परमाणु का, यानी कि एक अणु में 4 परमाणु, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ऐसे ही सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं तो इसे हम लोग पॉली एटॉमिक बोलते हैं, बहुपरमाणु बोलते हैं। अगर हम धातु की बात करते हैं तो इसकी परमाणुकता जो है हम लोग 1 बोलेंगे। परमाणुकता मतलब एक अणु में कितने परमाणु है टोटल। सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सारे का जो परमाणुकता है, एटॉमिसिटी है, वो है 1। यौगिक के अणु कैसे निर्मित होते हैं, तो इसमें भिन्न तत्वों के परमाणु आपको देखने को मिलेंगे। आयन किसे कहते हैं? देखो, जो आयनिक यौगिक होते हैं या फिर धातु अधातु से बने हुए जो यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक बोल दो, यहां पर मैंने कटआउट लगाया हुआ है, देख लो आप। जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक जो है धातु एवं अधातु से बनते हैं। तो धातु अधातु से बने हुए यौगिक या फिर आयनिक यौगिक ये बने होते हैं आवेशित कणों से। इन आवेशित कणों को ही हम लोग आयन बोलते हैं। अब ये आवेशित कण क्या होते हैं भाई? देखो, आवेशित कण जो है ये आपको मिलेगा आवेशित परमाणु या फिर परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। आयन किसको बोलेंगे? आयन का मतलब और कुछ नहीं होता है, आवेशित परमाणु। जैसे सोडियम क्या है? एक उदासीन परमाणु है, लेकिन सोडियम पर हम लोग क्या करते हैं? एक चार्ज लगा देते हैं, एक प्लस चार्ज लगा देते हैं। तो अब क्या है? ये आवेशित परमाणु है। जैसे ऑक्सीजन, अभी ये ऑक्सीजन उदासीन परमाणु है, लेकिन हम यहां पर अगर O2- लिख दें, मतलब अब ये आवेशित परमाणु है, आवेशित परमाणु है। जैसे कार्बोनेट आयन CO3-2-। अब देखो यहां पर ये परमाणुओं का समूह है और इस पूरे पर नेट आवेश 2- है, नेट चार्ज 2- है। यहां पर 2- ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है। जैसे सल्फेट आयन है SO4-2-। इस पूरे सल्फेट ग्रुप पर ये जो परमाणु का समूह है, इस पर नेट चार्ज जो है 2- है, ठीक है। जैसे कि अमोनियम आयन NH4+, इस पूरे NH4 जो कि परमाणु का समूह है, उस पर नेट आवेश +1 है। इसी को हम लोग आयन बोलते हैं। ये बहुपरमाणुक आयन है, ठीक ना। और ये सारे जो है आपके आयन कहलाएंगे। अब जिस पर प्लस चार्ज है उसे हम लोग धनायन बोलेंगे और जिस पर माइनस चार्ज है उसे हम लोग ऋणायन बोलेंगे, राइट। तो आयन क्या है? आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह। और ये परमाणु आवेशित कैसे हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन के जाने से या फिर इलेक्ट्रॉन को आने से, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर खोया जाए तो प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट किया जाए तो माइनस चार्ज आएगा। तो आयन किसको बोलेंगे? आवेशित परमाणु को बोलेंगे या फिर परमाणुओं का एक ऐसा समूह होगा जिस पर नेट आवेश मौजूद होगा। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित आयन कौन कौन से हैं? अब सोडियम क्लोराइड अगर आप देखते हैं तो देखो, इसमें सोडियम धातु है और ये अधातु है। धातु अधातु युक्त यौगिक है, यानी आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। आवेशित कण ये आवेशित परमाणु हो सकते हैं या फिर परमाणुओं का समूह होगा जिस पर नेट चार्ज जो है मौजूद होगा। तो यहाँ पर आवेशित कण जो है वो आयन है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। तो ये धनायन और ये एनायन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। बहुपरमाणु आयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह पर आधारित आयन। बी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये अमोनियम आयन है, ये सल्फेट आयन है, ये कार्बोनेट आयन है, ये बाइकार्बोनेट आयन है, इस प्रकार से, राइट।
ये आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो आप आयनिक यौगिक के जो फॉर्मूले होते हैं वो आप नहीं लिख पाओगे। यहां पर आपको संयोजकता दिया गया है, यहां पर आपको संयोजकता दिया गया है, यहां पर देख सकते हो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन और यह Q प्लस आयन, इन सारे का वैलेंसी 1, इन सारे का वैलेंसी 1। हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, इन सारे का वैलेंसी 1, यानी जिसके ऊपर आप +1 चार्ज देखते हो या फिर -1 चार्ज देखते हो, इन सारे के लिए वैलेंसी आप 1 याद रखेंगे। यहां पर देखो अमोनियम आयन के ऊपर 1 प्लस चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन और नाइट्रेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, तो जिसके ऊपर आप +1 चार्ज -1 चार्ज देख रहे हो उसके लिए वैलेंसी आप 1 याद करेंगे। यहां पर देखो वैलेंसी 2 किसके पास है, जिसके ऊपर +2 चार्ज होगा या फिर -2 चार्ज होगा, है ना, +2 चार्ज या फिर 2 प्लस चार्ज या फिर 2 माइनस चार्ज, इसके लिए वैलेंसी आप जो है 2 याद रखेंगे। और जिसके ऊपर 3 चार्ज होगा, +3 चार्ज या फिर 3 माइनस चार्ज, इसके लिए वैलेंसी आप 3 याद रखेंगे। अब किसके ऊपर +2 चार्ज है, किसके ऊपर -2 चार्ज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिंक आयन और यहां पर फेरस आयन, ये फेरस है और ये फेरिक है, फेरस आयन, इन सारे पर देखो +2 चार्ज है, तो वैलेंसी इन सारे की 2, वैलेंसी जो है सारे का 2 हो जाएगा। यहां देखो ऑक्साइड आयन है, सल्फाइड आयन है, वैलेंसी 2। कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन और ये सल्फेट आयन, कार्बोनेट है, सल्फेट है, सल्फाइड है और सल्फाइड है ना, आसान है ना, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, इन सारे का वैलेंसी जो है 2 होता है, सारे पर -2 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम आयन है, फेरिक आयन है, नाइट्राइड आयन है और फॉस्फेट आयन है, इन सारे के ऊपर देखो तो या तो 3 प्लस चार्ज है या फिर 3 माइनस चार्ज है, तो इन सारे की वैलेंसी 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन मोनोवैलेंट है, कौन डाईवैलेंट है, कौन ट्राईवैलेंट है, कौन कैटायन है, कौन एनायन है, किसके ऊपर कितना चार्ज है, ये याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसको आप याद करना, अगले वाले पार्ट 2 में जो है हम लोग फॉर्मूले के ऊपर जो है सवाल देखेंगे कि किसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसी के साथ ये पार्ट 1 जो है समाप्त होता है। पार्ट 2 के साथ ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। पार्ट 2 में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।